लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के तमाम सुनने वाले, देखने वाले और हमारे ख़ानदान के 74,000 प्लस सदस्यों को सबको शोएब कुरैशी का बहुत बहुत आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और बड़े दिनों बाद, 15 दिन बाद हमारी प्यारी प्यारी सी रश्मि जी बैठी हुई हैं। कुछ मुस्कुरा भी रही हैं, कुछ गुस्से में भी लग रही हैं, तो ये तो इनसे बाद में बातें होती रहेंगी कि ये हैं। तो आज की महफिल में हमारे बहुत ख़ास एक गेस्ट हैं, जय कुमार तिवारी जी साहब, और ये पेशे से इंजीनियर हैं। तो रश्मि, आज बताइए, जय कुमार जी का यहाँ होना एक ये कोइंसिडेंस है, लेकिन व्हाट ए कोइंसिडेंस, जिसे कहते हैं इत्तेफाक और हुस्न इत्तेफाक है, तो क्यों है? ये तो शोएब भाई आप ही बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब क्या हो गया, आपका चाचा चौधरी का दिमाग आजकल ठंडा पड़ा हुआ है क्या? तो चाचा चौधरी और साबू टापू पे छुट्टी मना रहे हैं। भाई मैं आपको बताऊं रश्मि जी, आज इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे है, और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि आज की हमारी महफिल में एक नाम बहुत ही जाने माने, जिनका खुद बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, आपकी फॉलोइंग इन थाउजेंड्स मिलियंस में है, जो लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, एक एक्सपर्ट हैं आप, सिविल इंजीनियर हैं। तो आज हम इंटरनेशनल इंजीनियर्स डे को अपने लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड के जाने माने इंजीनियर जनाब जय कुमार तिवारी साहब को खैर मकदम कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं, स्वागतम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जय कुमार जी आपके तशरीफ लाने का हमारे यहाँ हमारी महफिल में। रश्मि, आप कुछ इंट्रोडक्शन कराएंगे जय कुमार जी का? मैंने भेजा है, आप करवाइए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महफिल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। और आपके बारे में क्या कहें, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप सिर्फ इंजीनियर तक आपने अपने आप को नहीं समेटा, आप कंसल्टेंट भी हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, काउंसलर भी हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में भी आप खासा अनुभव रखते हैं, जिसका लाभ आज हमें मिलेगा उनसे बातचीत के दौरान। और आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। थैंक यू मैम। और ये जो दो और शख्सियत आपको दिख रही है हमारे साथ स्क्रीन पर, एक है अनूप श्रीवास्तव जी और एक है कविता कटारिया जी, और दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ये है कि आप सिंगिंग कॉन्टेस्ट सीजन 4 में भी आप इनको सुन रहे हैं, सराह रहे हैं, और आज स्पेशल फरमाइश पे शोएब भाई की आपको दोनों को महफिल में भी बुलाया गया है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की महफिल में। अच्छा रश्मि, आपको अनूप श्रीवास्तव जी के बारे में आप थोड़ा और बताइएगा जब हम इनको बुलाएंगे, लेकिन कविता कटारिया जी जो हैं, ये एक इन दो लोगों में एक चीज और कॉमन है, तिवारी जी भी शायद इसमें हो, कि ये दोनों तीनों लोग जो हैं ये बाय पैशन ये सिंगर्स हैं, और कविता जी बाय प्रोफेशन जो हैं ये एक बैंकर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। इन तीनों का एक और कनेक्शन भी है। देखिए भाई, तिवारी जी क्या करते हैं, हमारे जय कुमार जी बिल्डिंग बनवाते हैं, बिल्डिंग की नींव रखवाते हैं उसको उठाने के लिए। तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पैसे की। तो पैसा मिलता है बैंक से, तो बैंकर हैं कविता जी, और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो, कुछ वो ना हो, तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो इंश्योरेंस के लिए देखिए अनूप श्रीवास्तव जी बैठे हुए, ये LIC के ऑफिसर हैं। तो तीनों कनेक्टेड हैं इस रिलेशनशिप से भी। तो क्या सुनेंगे पहले? मेरे ख्याल में तिवारी जी अगर आप इजाजत दें तो ये अनूप श्रीवास्तव जी हमारे मेरे ख्याल में आशियाना में, आपका आशियाना है, बड़ा खूबसूरत आशियाना है, आशियाना में आपके, और बड़े जबरदस्त मेहमान नवाज हैं। हमने कहानियां सुनी है कि जो इनके घर चला जाता है उसकी बड़ी खातिर होती है। तो तिवारी जी, आपका दौलत खाना कहाँ पे? आप भी तो उधर ही हैं कहीं, या गोमती नगर की तरफ है? सर मैं गोमती नगर के विशेष खंड में रहता हूँ। अच्छा जी।
तो चलिए, मैं समझ रहा था कि शायद आप भी आशियाने की तरफ रहते हैं भाई। कुछ दर्शक ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों जो सब टाइटल्स हैं, जो वॉइस के जो सब टाइटल आ रहे हैं वीडियो पे, वो उर्दू में आ रहे हैं। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है क्योंकि उर्दू मेरी भी बहुत कमजोर है, तो ये शायद अपने आप हुआ है। लेकिन शायद आप जाके वीडियो पे क्लिक करें तो जाके आप चेंज कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से टाइटल की लैंग्वेज। मैं देखूंगा एक प्रोग्राम के बीच में कि क्यों आ रहा है, अगर मैं चेंज कर सकती हूँ तो चेंज कर दूंगा। लेकिन उर्दू में मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं खुद अगर चाहता तो इंग्लिश में चाहता या हिंदी में चाहता। तो रश्मि, अब हम मेरे ख्याल में तिवारी जी की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, हम लोग उनको बुलाएं। तिवारी जी, इससे पहले कि हम आपको पहला सवाल जो हमें याद आ जाता है, रश्मि के एक छोटे भाई हैं जिनका क्या नाम है रश्मि? राहुल पांडे। हाँ, आप तो उनको चुलबुल पांडे कहती हैं, तो राहुल चुलबुल पांडे, वो कहते हैं पहला सवाल दाग दें। तो रश्मि, आप पहला सवाल दाग दीजिए आज का क्विज वाला। क्विज वाला, अच्छा। जी। क्विज वाला कनेक्शन कुछ पूछ लेते हैं। बस आपको ये बताना है कि कविता कटारिया जी गाने के अलावा ऐसा और क्या काम करती हैं जो उनके परिचय में आज महफिल में बताया गया था? बहुत ही सिंपल है, तो उनका शोएब भाई ने प्रोफेशन क्या बताया है? था, तो आप उनका प्रोफेशन क्या है? हाँ, आप ये बेसिकली उनका प्रोफेशन क्या है ये बस आप बताइए। और बहुत वेरी सारे नाइस, गिफ्ट हैम्पर्स हैं वेरी हमारे गुड, पास। वेरी गुड क्वेश्चन रश्मि। और देखिए भाई, जय कुमार जी हमारे स्क्रीन पे आ गए। जय कुमार जी, इससे पहले कि हम आपसे पहला सवाल पूछे, हम चाहेंगे कि आप कुछ अपने बारे में बहुत जल्दी से बताएं, 2-3 लाइन में। वैसे तो आपको, अगर हम आपका इंट्रोडक्शन हम कराने बैठे तो मेरे ख्याल में 15-20 मिनट या आधा प्रोग्राम हो जाएगा, आपके इतने अचीवमेंट है। लेकिन क्विकली आप अपने बारे में कुछ बताएं इससे पहले कि हम पहला सवाल आपसे पूछें। जी। ओके सर, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा LCWW को कि आज अभियंता दिवस में आपने मुझे आमंत्रित करके एक मेरा गौरव और बढ़ाया है। और इसके साथ ही में जो हमारे भारत के भारत रत्न पूर्व अभियंता M विश्वेश्वरैया जी है, उनको मैं नमन करूंगा उनकी जन्म जयंती के ऊपर। और उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा, अगर आप जी, इजाजत दें। इरशाद सर। दक्षिण भारत में दौड़ा था जिसके संकल्पों का रथ, मोड़ दिया नदियों का जिसने मुश्किल टेढ़ा मेढ़ा पथ। वाह, रहे गजब के लोक प्रशासक, खुशहाली के दूत बने, सदा अमर है विश्वेश्वरैया कर्नाटक के भागीरथ। मैं उनको नमन करता हूँ, M विश्वेश्वरैया जी को, उनकी जन्नत। बहुत खूब। इनके बारे में आप बताइए, तो ये क्या थे? कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, मुझे तो मालूम है इत्तेफाक से, तो आप बताइए। M विश्वेश्वरैया जी कर्नाटक स्टेट में जन्म लिया था इन्होंने, और कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट में इन्होंने सेवा की सरकारी, जिसमें जो सिंचाई विभाग है इसमें ये पदस्थ थे। और उस समय कर्नाटक स्टेट में सिंचाई की समस्याएं थी, तो इन्होंने पूरे स्टेट का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें कि खेती वाली जमीनों तक पानी पहुंचाने का प्रोजेक्ट था वो, और सफलतापूर्वक और नियत समय से कम समय में पूरा किया। प्लस उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, उसमें जो खर्चा दिखाया गया था उससे कम खर्चे में वो पूरा किया। इसके लिए इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। और ये हमारे सभी अभियंता बंधुओं के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं, और सभी अभियंता बंधु इनको इनकी जयंती पर नमन करते हैं। मैंने 2 लाइनें इनके इसी सम्मान के लिए बोली। जी, अब आप अपने बारे में कुछ जल्दी से। यस, मेरा नाम जय कुमार तिवारी जी है, जैसे सब लोग जानते हैं। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड सहायक अभियंता हूँ। विभिन्न विकास प्राधिकरणों में काम करते हुए लगभग 40 साल का अनुभव है मेरा। और मैं विशेष रूप से हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ। और नौकरी समाप्त होने के बाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हुआ हूँ वर्ष 2020 के दिसंबर महीने में। उसके बाद से मैं गवर्नमेंट ने मुझे अपना ट्रेनर रखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के जो भी विकास प्राधिकरण हैं उनके इंजीनियर्स को मैं ट्रेनिंग देता हूँ अभी भी, दोनों स्टेट्स में। इसके अलावा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में मैं PM विश्वकर्मा योजना का मास्टर ट्रेनर और मास्टर एग्जामिनर हूँ। पैन इंडिया जूम ऐप पे हर महीने में उनको ट्रेनिंग देता हूँ, जो PM विश्वकर्मा योजना के ट्रेनर से। ये मेरा सूक्ष्म परिचय है, बाकी हम लोग बात करके आगे डिस्कस करते हैं। जी, जय कुमार जी, मेरे पास आपके लिए बहुत से सवाल हैं।
कुछ रश्मि के पास भी सवाल हैं। ये पड़ोस के मकान पे कब्जा करना चाहती हैं, तो ये पूछेंगी कैसे कब्जा कर लें उसके ऊपर, फ्लैट पे। तो एक शैलेंद्र कुमार सिंह जी हैं, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि 200 मीटर गोमती नगर में प्लॉट है, 14 मीटर रोड पर है, मल्टी यूनिट फ्लैट कितने फ्लोर तक बनाया जा सकता है? कृपया फुल डिटेल दें सर। पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि ये प्लॉट अगर अप्रूव्ड कॉलोनी में है या एलडीए की स्कीम में है, तभी इसमें मल्टी यूनिट बनाने की अनुमति मिलेगी। किसी भी ऐसे स्थान पर अगर प्लॉट है जिसका लेआउट पास नहीं है या जिसको अवैध कॉलोनी कहते हैं, तो उसमें किसी तरह की अनुमति नहीं मिलेगी, नंबर 1। क्योंकि इन्होंने 14 मीटर रोड कहा कि तो सरकारी सिस्टम में या अप्रूवल के समय कोई भी रोड 14 मीटर चौड़ी नहीं रखी जाती है, 9 मीटर, 12 मीटर या 18 मीटर। इसलिए मुझे डाउट हुआ, मुझे बोलना पड़ा। देखिए सर, आपने इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं आपको रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं सरकारी जो अप्रूव्ड कॉलोनी होगी उनमें कितने कितने मीटर की सड़कें होंगी? न्यूनतम 9 मीटर अप्रूवल में, इससे कम पे कोई लेआउट अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद जितनी सड़क की लंबाई बढ़ेगी ब्लॉक की, उसी हिसाब से चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो न्यूनतम 9 मीटर रोड होनी चाहिए चौड़ाई। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लैब है वो 12 मीटर्स का है, फिर 18 मीटर्स का है, 24 मीटर्स का है। 14 मीटर का कोई स्लैब नहीं है, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होगी। अच्छा देखिए साहब, शैलेंद्र कुमार जी ने वो कर दिया, करेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं 9 मीटर है। ओके, 9 मीटर रोड है और अगर अप्रूव्ड कॉलोनी है तब आप इसमें कुल 3 फ्लोर बना सकते हैं, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। और इसके साथ अगर पार्किंग आप पर्याप्त देंगे जो हमारे मानक के अनुसार रिक्वायर्ड है, तभी आपको इन 3 फ्लोर्स बनाने की अनुमति मिलेगी, इसके अलावा नहीं मिलेगी। और केवल आवासीय प्रयोग के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अच्छा देखिए, आवासीय प्रयोग में एक चीज होती है एकल्य आवास और एक होता है ग्रुप हाउसिंग, तो उसके क्या मानक हैं, उसके क्या रूल्स हैं? सर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि 3 तरह की क्रियाएं आवासीय परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। पहला वो जिसको एकल आवास कहते हैं, मतलब सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, जिसमें एक परिवार रहता है पूरी बिल्डिंग में जी। दूसरा वो है जिसको कहते हैं मल्टी यूनिट, जिसमें बहु आवासीय हिंदी में कहते हैं, जहां पर एक से अधिक परिवार रहते हैं। तो कितने परिवार रह सकते हैं, कितने यूनिट स्वीकृत हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि प्लॉट का एरिया कितना है, उसके सम्मुख सड़क की चौड़ाई कितनी है। और ये सब जगह लागू रहेगा, मैं कहूं या ना कहूं, कि ये सारी सुविधाएं केवल अप्रूव्ड कॉलोनी में या गवर्नमेंट कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें कोई भी नक्शा पास नहीं होता है। अब मैं तीसरी कैटेगरी की बात करूंगा जिसको आपने ग्रुप हाउसिंग कहा। तो तीसरी कैटेगरी ग्रुप हाउसिंग है। ग्रुप हाउसिंग वो होते हैं जहां क्लस्टर, एक ही प्लॉट में कई मंजिलों तक फ्लैट बनाए जाते हैं, उनको ग्रुप हाउसिंग कहते हैं। उसके लिए भूखंड का न्यूनतम एरिया 1500 स्क्वायर मीटर होना चाहिए, लैंड यूज आवासीय होना चाहिए, और सम्मुख सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर होनी चाहिए, तभी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पास होगा। नॉन बिल्टअप एरिया में अगर ग्रुप हाउसिंग पास कराना है बिल्टअप एरिया में, तो वहां पर भूखंड का क्षेत्रफल रिड्यूस कर दिया गया है। 1000 स्क्वायर मीटर तक के आवासीय भूखंड पर ग्रुप हाउसिंग पास कराया जा सकता है। और भूखंड के सम्मुख या सामने रोड की चौड़ाई 9 मीटर होगी, तब भी अनुमति मिल जाएगी। तीनों कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन कर दी जी। जय कुमार जी, एक बड़ा कंफ्यूजन है, और एक देखिए, जहां डिजिटल मीडिया से बड़ा फायदा हुआ है, आप जैसे लोग इतने उपयोगी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं जिनसे लोगों को बहुत ही और फ्री में लोगों को जानकारी मिलती है, अथेंटिक जानकारी। ऐसे ही बहुत से फिक्टिशियस यूट्यूब चैनल हैं जो सिर्फ लाइक के लिए, पैसा कमाने के लिए गलत जानकारी देते हैं। आजकल यूट्यूब चैनल की भरमार है जो ये बताते हैं ये जमीन आपकी अगर है तो नहीं है, अगर आपका मकान है तो नहीं है। वो ऐसे ही शुरू करते हैं, बिल्कुल पैनिक क्रिएट करके। सिर्फ रजिस्ट्री होने से मकान आपका नहीं हो गया, सिर्फ रजिस्ट्री होने से जमीन आपकी नहीं हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया। तो ये क्या चक्कर है, कुछ बताइए आप हमको इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए, जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल कुछ भी बोलते हैं, वो लोग हैं जो या तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या वो एडवोकेट्स हैं जिनकी एडवोकेसी नहीं चलती है, कुछ और जुगाड़ ढूंढते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एडवोकेट या लॉ के किसी भी
सिलेबस में हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट का यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 पढ़ाया ही नहीं जाता है। जब उनको पढ़ाया ही नहीं जाता तो वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या चैनल पे बात कर सकते हैं? दे आर नॉट ऑथेंटिकेटेड पर्सन्स। तो वो क्या कहते हैं वो उनके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर एक्ट के अंदर जाएंगे तो मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक्ट के रेफरेंस के बिना कोई बात कही गई हो। नहीं, मगर ये सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया है कि रजिस्ट्री मान्य नहीं है, कुछ इस तरह की बात है कुछ? यस मैं बताऊं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, रजिस्ट्री दो लोगों के बीच में विक्रय विलेख है, तो उस विक्रय विलेख को अब जो सिस्टम है सरकार के द्वारा रजिस्टर करने से पहले लीगल वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए आप सरकार की सड़क पर भी, आप अगर कहें किसी मॉन्यूमेंट्स पर भी कहीं भी रजिस्ट्री कर देंगे, आप लिखेंगे, खरीदने वाला उस पर साइन करेगा और रजिस्टर हो जाएगा, उसकी जांच करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए सरकार ने इसलिए लोग कहते हैं कि जो रजिस्ट्री है वो आपका मतलब जमीन आपकी नहीं होगी रजिस्ट्री कराने से। इसका आशय ये है कि जो आपको बेच रहा है उसको जमीन कहाँ से मिली, फिर उसके पहले वाले को जमीन कहाँ से मिली। इस तरह अगर चेन ऑफ ऑनरशिप आप वेरीफाई करा लेते हैं और उस चेन ऑफ ऑनरशिप का डिटेल आप अपने विक्रय विलेख में और सेल डीड में भी लिखवा देते हैं, तब आपकी रजिस्ट्री में कोई किसी तरह का इफ एंड बट नहीं है। दैट इज ओके। लेकिन देखिए, जैसे मैंने, क्योंकि आपसे बात करनी थी तो कुछ मैंने भी रिसर्च किए। जैसे यूपी में 2006 से पहले कोई दाखिल खारिज का कोई प्रोविजन था नहीं, तो व्हाट अबाउट दोज डीड्स जो 2006 से पहले साइन की गई हैं रजिस्ट्री? देखिए, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दाखिल खारिज पहले क्या है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। दाखिल खारिज का मतलब है एक आदमी का नाम काट के दूसरे का चढ़ा दिया और उसका आधार बनाया कि इसके पास स्वामित्व रजिस्ट्री करा ली है। लेकिन दाखिल खारिज करने का सरकार का जो मन है वो ये है कि सरकार जितनी भी कृषि जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड यूज की जमीन है या एग्रीकल्चर जहाँ खेती होती है, उन जमीनों पर एक रेवेन्यू कलेक्ट करता है जी। तो जब आप कहते हैं कि साहब अब मैं इस जमीन पर रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली ऐसी कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं जिसमें खेती होती हो, तो आप रेवेन्यू कलेक्ट मत करिए। अब मैं इस पे गैर कृषक क्रियाएं करता हूं, तो आप मुझे इस खेती को कृषक से गैर कृषक कर दीजिए। तो कृषक से गैर कृषक करने को ही हम कहते हैं कि ये इसका मतलब उपयोग बदल गया, जिसको लोग कहने लगते हैं कि आवासीय हो गई खेती वाली जमीन। लैंड यूज, नेचर ऑफ लैंड यूज शब्द उसके लिए प्रयोग नहीं करेंगे सर, वो कृषक से आकृषक ही है। अच्छा। लैंड यूज सिर्फ वहां प्रयोग कर सकते हैं जहां पर पहले से लैंड यूज सरकार ने निर्धारित किया है, जो मास्टर प्लान एरिया है। अदर देन मास्टर प्लान एरिया जिला पंचायत में वहां लैंड यूज तो होता ही नहीं है। तो वहां वो इसलिए कि सरकार जिसपे अब आगे राजस्व नहीं दे, केवल कृषि जमीनों पर राजस्व लिया जाता है, रेवेन्यू लिया जाता है, तो कृषि को गैर कृषक बना देते हैं। तो राजस्व लेने वाले रजिस्टर से उस खेती वाली जमीन को गैर कृषक करते हैं, उसका नाम हटा देते हैं और रजिस्टर में ये अंकित कर लेते हैं अब हमें इस पर कोई राजस्व नहीं मिलता, उसको हम गैर कृषक कहते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि अब रश्मि भी थोड़ा सा सोच रही है, उनके पास भी कोई सवाल है। रश्मि, आपके पास कोई सवाल नहीं है तो एक और गजल सुन ली जाए। और इससे पहले कि एक और गजल सुने, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगला सवाल रश्मि पूछ लूं। बिल्कुल। तो जी, मेरा बहुत आसान सा सवाल है कि जो सुनने वाले हैं वो गौर से सुन रहे होंगे। अभी जय कुमार जी ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो रिटायर हुए हैं हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल का मतलब ये 2-4-5 साल हो गए हैं रिटायर हुए। मैं एग्जैक्ट सन नहीं बताऊंगा क्योंकि, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि वो किस सन में रिटायर हुए हैं और किस अथॉरिटी से रिटायर हुए थे। तो आप समझ गए लास्ट इनकी पोस्टिंग कहाँ थी और किस सन में रिटायर हुए, ये बताइए। और रश्मि जी आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर देंगी, जिसमें आपको सुंदर बनने का मौका भी मिलता है। जाइए आप बन-ठन के वहां से निकलिए, या कुछ खाने पीने का भी मौका मिलता है। तो इस सवाल का जवाब देके आप वो सब चीजें हासिल कर सकते हैं। तो आई विल रिपीट अगेन, लास्ट पोस्टिंग इनकी कहाँ थी और किस सन में रिटायर हुए। आपको दोनों चीजें बतानी है और कोशिश करते रहिए, क्योंकि इसमें यह जरूरी नहीं होता कि एक ने जवाब दे दिया तो आप मत दीजिए, क्योंकि जो ऑफलाइन हम देखते हैं रश्मि, उसमें बहुत फर्क होता है। ऑनलाइन किसी और का शो करता है, ऑफलाइन जाके जब रिव्यू करते हैं
तो डिफरेंट होता है। तो अब आप किसको बुलाएंगी रश्मि जी? पहले तो ये बताइए, आपके पास कोई सवाल है जय कुमार जी से? बिल्कुल सवाल है। रश्मि, आप कुछ सवाल पूछना चाह रही थी जय कुमार जी से। जी जी जी, मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि तिवारी जी, बहुत सारे ऐसे रेजिडेंशियल इलाके हैं जिनके आसपास कोई कॉमन रोड होती है, बाईपास रास्ता होता है। कई बार क्या करते हैं लोग, अपना घर जिसके आसपास सड़क होती है, वो वहां पर कुछ रेजिडेंशियल कॉलोनी में कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं। कोई डॉक्टर अपनी क्लिनिक खोल लेता है, कोई आर्किटेक्ट है वो अपना काम शुरू कर देता है, कहीं हॉबी क्लासेस, पार्लर, कहीं दुकान तक खुल जाती है। तो डिपार्टमेंट या सरकार की तरफ से इस बारे में क्या गाइडलाइंस हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो लोग वहां पर कोचिंग या कुछ ऐसा ट्यूशन सेंटर खोल लेते हैं, तो वहां पर लोग गाड़ियां पार्क करते हैं और काफी तरह की दिक्कतें होती हैं। तो गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में? यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये काफी लोगों को प्रभावित करेगा। देखिए, जी पुराने अभी 5 जुलाई 2025 से नए बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो गए हैं पूरे प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में। अब पुराने में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि रेजिडेंशियल में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी अनुबंध की जा सके, लेकिन नए बिल्डिंग बायलॉज में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे लखनऊ में या बड़े शहरों में जिनकी आबादी 2011 के सेंसस से 20 लाख है, उससे अधिक है, बड़े शहरों में या लखनऊ में मान सकते हो उदाहरण के लिए, यहाँ पर अगर 24 मीटर चौड़ी सड़क पर आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है जिसका लेआउट पास है या सरकारी विभाग द्वारा आवंटित प्लॉट है, तो आप उसमें कुछ शुल्क अतिरिक्त जमा करा के, प्रभाव शुल्क उस शुल्क का नाम है, या इम्पैक्ट फीस जमा करा के जो मूल भूपयोग है उससे कम, जैसे कि अगर आप रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल कराना चाह रहे हैं, 2 उपयोग लेना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों, 100% कॉमर्शियल होने का प्रावधान नहीं है, मेरा कहने का मतलब है। तो जी 51% आपको रेजिडेंशियल रखना पड़ेगा और उससे कम मतलब 49% आपको उसमें कॉमर्शियल उपयोग पास हो सकता है। एक बात यह है, और इसमें 2 से अधिक उपयोग भी रख सकते हैं, जैसे रेजिडेंशियल भी रख सकते हैं, कॉमर्शियल भी रख सकते हैं और साथ में ऑफिस भी रख सकते हैं। अगर इस तरह के एक रेजिडेंशियल था, आपने 2 रखे कॉमर्शियल, अगर 3 रखना चाह रहे हैं तब भी फार्मूला वही है कि जो मूल भूपयोग है उसका परसेंटेज अधिक रहेगा, मतलब आप 33% कॉमर्शियल, नेक्स्ट 33% ऑफिस और 34 मोर देन 33 आप इसमें रेजिडेंस को आपको रखना ही पड़ेगा, बाकी उपयोग कर सकते हैं। एक सर्टेन शुल्क लेके ये सुविधा सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करती है, किस शहर पे कौन सी सड़क की चौड़ाई लागू है। लखनऊ में ये 24 मीटर सड़क पे आपको रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल प्लॉट अनुबंध, कॉमर्शियल क्रिया अनुबंध की जा सकती है और मिक्स्ड लैंड यूज के अंतर्गत 1, 2 या 3 क्रियाएं भी अनुबंध की जा सकती है। तो ये इसका मंथली इसके लिए जैसे हाउस टैक्स देते हैं हम लोग, तो वैसे मंथली इसके लिए देना होता है कि ईयरली देना होता है, या ये कितना महंगा पड़ सकता है किसी को? जी मैम, ये मंथली और एनुअल की बात नहीं है। जब आप उस क्रिया के लिए नक्शा पास कराएंगे तो नक्शा पास करने का ही एक ये पार्ट है। नक्शा पास कर ही आपका तब होगा वहां कॉमर्शियल लेकर रेजिडेंशियल में, जब उसका शुल्क जमा हो जाएगा। जी मैं जय कुमार जी इसमें रश्मि जी को एक चीज क्लियर कर दूं कि रश्मि, जब हमारा जब ये मतलब क्या है ना, प्राइवेट यूज यानी हाउसिंग यूज के लिए है अपना, तो उसका जो वो है हाउस टैक्स है वो अलग है, और जब आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी शामिल कर देंगे बिल्कुल, तो शायद वो बहुत वो हाउस जबरदस्त। टैक्स बढ़ जाएगा। वो एनुअल होता है मगर वो बढ़ जाएगा। देखिए एक जो सवाल। टैक्स, जी मैं बोल सकता हूँ सर? जी जी जी, टैक्स का रश्मि जी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या नक्शा पास करने वाले विभाग से कोई लेना देना नहीं। टैक्स नगर निगम का काम है, तो उसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने सवाल में ये भी शामिल की थी, क्या जो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स हैं, जैसे एडवोकेट हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो अपने रेजिडेंशियल उपयोग में ही बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए, उनको निःशुल्क है, वो 25% FAR का जितना टोटल कवर्ड एरिया पास होगा उसको 25% बिना किसी शुल्क दिए हुए ही उपयोग कर सकते हैं। नक्शे में वो लिख सकते हैं कि हमारा कंसल्टेशन चैम्बर है, उनको मिल जाएगा बिना कोई अतिरिक्त शुल्क है, लेकिन उसमें शो करना पड़ेगा नक्शा पास कराते समय। जी रश्मि, मैं इस पे एक लीडिंग क्वेश्चन है, इस पे पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो।
बिल्कुल। देखिए, ये तो रश्मि ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जैसे रश्मि का अपना ग्राउंड फ्लोर का घर है, एक छोटी सी रेजिडेंशियल कॉलोनी में है, तो वहाँ अगर ये चाहें तो अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट की एक कंसल्टेंसी खोल सकती हैं या कुछ कर सकते हैं, ऑफिस कर सकती हैं। और अगर वो 25% या लेस देन दैट है तो इनको कोई एक्स्ट्रा उसकी कोई हाउस टैक्स वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने जी सर, इसमें हाउस टैक्स की बात नहीं है। दूसरा, आपने इसमें ऑफिस शब्द यूज किया। ऑफिस शब्द का उपयोग अलग है, मतलब कंसल्टेंसी चेम्बर, दैट्स ऑल। अच्छा ऑफिस का लैंड यूज अलग है, वो अलग परिभाषा वहां था। अच्छा, चलिए, तो मैं दूसरा जो सवाल जिससे हम सब लोगों को बहुत परेशानी है, रश्मि अभी पिछले जून में, मई अप्रैल में, शायद मार्च अप्रैल में मेरे घर गई थी। भाई शोएब भाई, गाड़ी यहीं खड़ी कर दीजिए, अंदर नहीं जाएगी। चक्कर क्या है कि जैसे छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं और वो कोई मतलब उसमें कोई रेजिडेंशियल का यूज ही का सवाल नहीं, क्योंकि वो दुकान बनी हुई है छोटी सी, उसमें डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोल ली है। अब उसके बाद जो उनके पेशेंट हैं, सड़क बहुत पतली सी, मैं ख्याल में 5 मीटर की भी नहीं होगी, और उसके ऊपर साहब 20 मोटरसाइकिल खड़ी हुई है कि अब गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। क्या ऐसा कोई है रूल कि ये गलत है, इलीगल है, या इस तरह की क्या क्या है? जी देखिए, ये जो क्रियाएं अभी एग्जिस्टिंग हो रही हैं, ये सारी जो पुराने बिल्डिंग वालों के नियम थे उसमें कोई प्रावधान नहीं है, ये अवैध रूप से सारी हो रही हैं। ये प्रावधान तो अब 5 जुलाई 2025 से लागू हुआ है, वो भी सर्टेन रोड की चौड़ाई है, उस चौड़ाई से अधिक चौड़ाई पर पहले इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, पहले पास कराना पड़ेगा, उसके बाद अनुबंध होगा। जो अभी तक चल रही है, आपको दिख रही है रेजिडेंशियल में अन्य एक्टिविटीज, वो सारी अवैध रूप से की गई है, और इसमें समय समय पर विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता रहता है, तोड़ता भी रहता है, लेकिन फिर भी पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये सरकार की थोड़ी कमजोरी है। अच्छा, ये बताइए कि मिनिमम एक ये बताइएगा हम लोगों की नॉलेज के लिए कि किसी पे भी किसी भी तरह की कमर्शियल, इवन अगर जैसे एक वकील साहब को अपना चैम्बर खोलना है, यानी घर के अंदर नहीं वैसे, या दुकान बनी हुई है, तो मिनिमम सड़क की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, आप नए बिल्डिंग वालों में यही प्रावधान है कि लखनऊ में अगर है तो 24 मीटर चौड़ी सड़क पर ही उसकी अनुमति मिलेगी। हाँ, मतलब उसको अगर ऑफिस शब्द देंगे तो चेम्बर शब्द देंगे, या दुकान, आपने दोनों चीज एक साथ शामिल कर दी। दुकान और ऑफिस अलग अलग उपयोग है। दुकान कॉमर्शियल एक्टिविटी में आता है, ऑफिस लैंड यूज में आता है। ऑफिस लैंड यूज अलग है, कॉमर्शियल लैंड यूज अलग है, कंसल्टेशन चेम्बर अलग है, परामर्श कक्ष जिसको कहते हैं। परामर्श कक्ष के लिए आपको कोई अनुबंधन नहीं लेना है, कोई उसके लिए शुल्क जमा नहीं कराना है। हाँ, सरकार ने एक सुविधा और भी दी है कि 12 मीटर या से अधिक चौड़ी सड़कों पर अब आप अपने घर में यात्री निवास या रुकने की व्यवस्था भी कर सकते हैं लोगों के लिए, आवासीय उपयोग के लिए। बहुत खूब, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी रश्मि। ये तो जानकारी का और सवालों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। एक साहब ने बड़ा सवाल किया, मैंने भी दैनिक जागरण में रोज पढ़ता हूँ और अमर उजाला भी पढ़ता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी के साथ साथ सुबह सुबह। उसमें आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है बिजनौर में। बिजनौर का जो एरिया है उसमें कुछ एलडीए अप्रूव कॉलोनी भी है और उस पर भी बल्डोजर चल रहा है। एक साहब ने खासकर पूछा है कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है? सर, मेरी जानकारी में नहीं है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एलडी अप्रूव्ड कॉलोनी में बुलडोजर चलने का सिर्फ वही कारण हो सकता है कि कॉलोनाइजर ने जैसा अप्रूवल लिया है वैसी कॉलोनी मौके पे नहीं बनाई है। अगर 9 मीटर या 12 मीटर चौड़ी सड़क पास हुई, मौके पे कम करके बना दिए, तो अप्रूवल का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर जो मानक पास हुए उसी तरह कॉलोनी बनाई तो बुलडोजर बिल्कुल नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं इसमें इंफॉर्मेशन का जो है वो कमजोरी है, सूचना पूरी नहीं मिल पा रही है। सर, मैं ग्रीडी हो रहा हूँ, माफ कीजिएगा, रश्मि बहुत गुस्से से देख रही हैं। ये बताइए, मेरे सवाल एक जहन में बहुत आता है सवाल, और इस पे नॉट एज एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ जीडीए और एडीए और एलडीए, आप एज ए कॉमन मैन ये बताइएगा, आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं जिसको बनने में 3 साल 4 साल 2 साल मिनिमम लगे हैं, ठीक है? वो ऐसा तो नहीं है ना कि हमने घर के अंदर अपने घर बनाया और बाद में धक्का दे के लाके सड़क पे रख दिया। जिस वक्त वो मकान बन रहा होता है उस वक्त डीडीए की जानकारी भी होती है, डीडीए के जेई जो है उसकी जानकारी होती है, पुलिस को जानकारी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी होती है। 10 साल बाद उस मकान को आपके बुलडोजर से गिराया जाता है क्योंकि वो अनऑथोराइज्ड है। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि क्या कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे एलडी है, एडी है या जेडी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए
ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट एजेंसी भी जानती हैं, जेई भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन जो बिल्डर या जो ओनर है, जो बना रहा है, वो भी जानता है कि मैं गलत बना रहा हूँ, इसीलिए तो वो जेई को बताता है। तो उसकी बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता है। वो पहले अप्रोच करता, पहले वही जाता कि साहब मुझे गलत बना लेने दो, आप मुझसे भ्रष्टाचार के रूप में कुछ गिफ्ट ले लो, पैसे ले लो। तो यहाँ सबसे पहली गलती उस आदमी की जो जानता है कि यहाँ सही क्या है, मुझे सही नहीं करना है, गलत बनाना है, तो उसकी गलती भी है। और विभाग की ये भ्रष्टाचार की जड़ जो गहरी लगी हुई है, पड़ी हुई है, वो भी इसका कारण है, और वो पूरी तरह सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम सब की खुशी, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें कविता जी हैं, अनूप जी हैं, शोएब कुरैशी जी हैं और जय कुमार जी हैं, हम सब की खुशी आपकी खुशी में है। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। तो खैर, चलिए, ये बातें चलती रहेंगी। मैं एक बात कहना चाहूंगा शोएब भाई, इरशाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि रश्मि जी जब मुस्कुराती है तभी अच्छी लगती है। वाह 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 आपकी वाह, नजर से लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की जान है आप, इसलिए आप हमेशा मुस्कुराती रहा करिए। वाह 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 वाह, जी जी क्या बिल्कुल। बात है, क्या बात है। हम आपने जान का, मैं कहूंगा लखनऊ कनेक्शन रोड की जान, आन बान शान है रश्मि जी। तो चलिए, बातें होती रहेंगी। इससे पहले हम रश्मि कहे, हम एक सवाल पूछ लेते हैं। आज का जो प्राइज वाला सवाल है, गिफ्ट हैम्पर वाला, रश्मि आप भी यही पूछना चाहती थी, मुझे मालूम है। नहीं बिल्कुल, आप पूछिए पूछिए। नहीं, आप भी यही सवाल पूछना चाहती थी। इतनी खूबसूरत खूबसूरत गजल जो साहब गा रहे हैं, सिर्फ आपको ये बताना है कि आप कहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं, किस एजेंसी में, किस उसमें काम कर रहे हैं। आपको नाम बताना है, बहुत आसान सा नाम है। हम लोगों ने कार्यक्रम के शुरू में भी इस पे बात की थी, आपने भी बताया था। तो जबरदस्त। देखिए, तो अजय कुमार जी, एक साहब ने देखिए सवाल किया था कि म्यूटेशन का मतलब तो वही है शायद, दाखिल खारिज है या कुछ है म्यूटेशन? देखिए, म्यूटेशन शब्द जहां तक प्रयोग होता है वो उन संपत्तियों के लिए होता है जो विकास प्राधिकरण या कोई भी सरकारी विभाग पहले लीज पर अलॉट करता है, फिर लीज जब अवधि उसकी पूरी हो जाती है या बीच में ही किसी और को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस लीज की जगह दूसरे का नाम चढ़ाना, उसको म्यूटेशन कहते हैं। या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है, उसने बेच दी है तो किसी और का नाम सरकारी दफ्तर में चढ़ाना, इसको म्यूटेशन कहते हैं। प्लानिंग एरिया के अंदर जो विकास प्राधिकरण या किसी भी सरकारी विभाग द्वारा बेची हुई संपत्तियां हैं, और प्लानिंग एरिया के बाहर जैसे जिला पंचायत के क्षेत्र में कृषि भूमि है, वहां पर एक आदमी ने जमीन बेची, दूसरे का नाम चढ़ाया, उसको कहते हैं दाखिल खारिज या म्यूटेशन इंग्लिश में, वो अलग है। और सरकारी विभाग द्वारा बेची गई संपत्तियों का म्यूटेशन का मतलब अलग है। देखिए, एक पल्लवी जी है, उनका सवाल मैं फ्लैश कर रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं कि 200 गज का प्लॉट पर सर नक्शा पास कराना जरूरी है या सिर्फ आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा अंडर द न्यू बायलॉस? यस, इस सवाल में मैं इस तरह उत्तर देना चाहूंगा कि इन्होंने पहले तो इसमें लैंड यूज नहीं खोला है कि 200 गज तक के प्लॉट में क्या बनाना चाह रही। सारा उत्तर लैंड यूज पर निर्भर करता है, आवासीय है, कॉमर्शियल है, क्या है। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि अब जो नई व्यवस्था है, इनकी 3 कैटेगरी हैं। सारे लोगों के ज्ञान के लिए आवश्यक है क्योंकि इससे बहुत सारे लोग इसके कवर में आएंगे। पहली कैटेगरी वो है, अगर आपका प्लॉट किसी स्वीकृत लेआउट के अंदर है या सरकारी विभाग की कॉलोनी में है, किसी भी विभाग की कॉलोनी हो, तो 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के लिए और 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के कॉमर्शियल भूखंड के लिए अब आपको पोर्टल पर केवल एप्लीकेंट के नाम से ही, एप्लीकेंट को ही, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम आर्किटेक्ट, एप्लीकेंट खुद अपनी डिटेल सूचना पोर्टल पर अपलोड करेगा और उसके अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए 1 रुपया फीस जमा होगी। और जब फीस जमा हो जाएगी तो उसका सर्टिफिकेट फॉर कंस्ट्रक्शन वो आपको जनरेट हो जाएगा, डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करके आप निर्माण कर सकते हैं। ये है 100 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर आवासीय और कॉमर्शियल के लिए जिनके लेआउट स्वीकृत है या सरकारी। अब नेक्स्ट दूसरा है, जो भूखंड 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय हैं और 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल हैं,
जिनके लेआउट पास है उसके अंदर है या सरकारी विभाग की कॉलोनीज के अंदर है, उन पर आपको आर्किटेक्ट की मदद लेनी है, नक्शा पोर्टल पर अपलोड कराना है और आर्किटेक्ट ही उसको चेक करेगा। डिपार्टमेंट की चेकिंग में AEJ के पास नहीं जाएगा, आर्किटेक्ट चेक करके अपना ई सर्टिफिकेट अपलोड करेगा कि जो ड्राइंग बनाई गई है वो बायलॉज के अनुसार है, मास्टर प्लान के अनुसार है, स्वीकृत लेआउट के अंदर है और स्वीकृत लेआउट का नंबर ये है। इतनी सूचनाएं अपलोड करेगा, मैंने जांच कर ली है, ये नियमों के अनुसार बनाया गया है, तो उसके सर्टिफिकेट से ही वो नक्शा पास हो जाएगा। वो जैसे ही पोर्टल पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, उसके बाद उस नक्शे में जो भी शुल्क जमा होता है नियमों के अनुसार, उस शुल्क का डिमांड लेटर जनरेट हो जाएगा। डिमांड लेटर डाउनलोडेबल है, डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेके जैसे वो डिमांड के अनुसार शुल्क जमा कराएंगे, फिर दोबारा आर्किटेक्ट एंटर करेगा कि फीस हैज बीन डिपॉजिट बाय द एप्लीकेंट, तो आपको नक्शा पास की परमिशन सैंक्शन लेटर वहां से ही जनरेट हो जाएगा। डाउनलोड करके आप प्रिंट ले सकते हैं। विभाग का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये अधिकार अब नए बिल्डिंग बायलॉज में आर्किटेक्ट को ही दे दिए गए हैं। कहाँ तक? 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड, 200 वर्ग मीटर तक के कॉमर्शियल भूखंड स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या विकास प्राधिकरण या सरकारी विभाग की कॉलोनीज के अंतर्गत। 2 कैटेगरी। अब आ गई तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में वो है जो 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंड है, चाहे कोई भी उपयोग हो, या 200 वर्ग मीटर से अधिक कॉमर्शियल भूखंड है, 500 वर्ग मीटर से बड़े रेजिडेंशियल भूखंड है, या अन्य कोई भी उपयोग है, इंडस्ट्री है, होटल है, दुकान है, जिम्नेजियम है, क्लब है, कम्युनिटी सेंटर है, कुछ भी है, वो सब नक्शे पोर्टल पर आर्किटेक्ट के माध्यम से जमा कराए जाएंगे और उसकी विभागीय जांच होगी। यही जांच करेंगे, साइट पे जाएंगे और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के NOC मांगी जाएंगी। जो NOC रिक्वायर्ड होगी, फायर के NOC है, SDM की सरकारी जमीन तो शामिल नहीं है, इस बात का स्वामित्व का प्रमाण पत्र तहसील से आएगा और डिफरेंट डिपार्टमेंट की और भी NOC है, भूगर्भ संरक्षण के NOC है, बिजली विभाग के NOC है। जब ये NOC सारी आ जाएंगी तो फिर विभागीय जांच के बाद उसका नक्शा अगर पास होने योग्य होगा नियमों के अनुसार तो पास कर दिया जाएगा, पास होने योग्य नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद अगर पास होने योग्य उसको डिमांड लेटर मिल जाएगा, फीस जमा करा के वो अपना नक्शा पास ले सकता है और उसकी कॉपी पोर्टल से ही डाउनलोड हो सकती है। देखिए ऐसा है जय भाई कि आपके एक्सप्लेनेशन में भी सवाल आ रहे हैं। शैलेंद्र कुमार सिंह जी, आप ऐसा कीजिए कि अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा अपना डिटेल में जो सवाल है, और या आप डायरेक्ट हमारे जय कुमार जी का यूट्यूब चैनल है, आप उसमें जाके सवाल पूछ सकते हैं और वो उसको कमेंट में वो जवाब देंगे। अगर आपको मेरे थ्रू जाना है तो प्लीज फॉरवर्ड योर क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन, और मैं एस्केलेट करूंगा। और हमारा जो लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड का LCWW फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप पे, आप उसमें भी जय कुमार जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और वो वहां भी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बिजी हैं, थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन आप पूछेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको जवाब जरूर मिलेगा। बहुत तिवारी जी, इससे पहले कि मैं बुलाऊं, एक बात ये बताइए कि एक जमाने में लखनऊ में शहर के अंदर भी, मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब शायद आप अपना कैरियर शुरू कर रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत से वो बनते थे कि सोसाइटी बना लेते थे लोग, समिति बना के किसानों की जमीन को जो है वो फिर उन्होंने बेचा है। तो इसके बारे में क्या है, मतलब क्या इसमें कुछ लूप होल्स हैं या क्या चीज है? बिल्कुल, देखिए 40 साल पहले भी या आजादी के बाद से हमेशा अप्रूवल का प्रोविजन हमेशा से रहा है। अप्रूव करने वाले विभाग अलग अलग रहे हैं। जब विकास प्राधिकरण नहीं बना उसके पहले दूसरी एजेंसी थी, विकास प्राधिकरण बन गया तो विकास प्राधिकरण करने लगा और विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर जिला पंचायत करता है, तो अथॉरिटी उस समय भी थी। अब आपने कहा कि सहकारी समिति ने बनाया है, समिति बनाना तो एक संगठन है, नियम के अंतर्गत उसको रजिस्टर कराना है, लेकिन अप्रूवल का प्रोसेस तो उसको भी कराना पड़ेगा। समिति तो सिर्फ एक ऑनरशिप का संगठन है जो जमीन खरीद के या जमीन को क्यूमुलेट करके एक साथ इकट्ठा कर लेती है और सरकार का रजिस्टर करा लेती है कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन काम करने के लिए प्रोसेस वही है, चाहे इंडिविजुअल करे या समिति करे, उसको अपने नक्शे या लेआउट पास कराने पड़ेंगे। पास होने के बाद ही कॉलोनी वैलिड है। जो पुराने बने हुए हैं, समितियों के मकान बने हुए हैं जिनमें अप्रूवल से नहीं है, वो भले ही आज अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन वो सारे आज के बायलॉज के या यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत वो सारी अवैध कॉलोनियों की श्रेणी में, कई
शहर के अंदर कई ऐसी पुरानी बसी हुई कॉलोनियां हैं जो भी एलडीए या अन्य विकास प्राधिकरणों ने उनको अवैध कॉलोनी की सूची में डाला हुआ, इसी कारण क्योंकि उनका अप्रूवल नहीं है, ना आज है ना पहले था। नहीं, मगर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो वैलिड है ना, उनकी रजिस्ट्री, या उस पर भी कोई असर है? नहीं, हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जो यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 है वो दो बातों पर कंट्रोल करता है। नंबर 1 निर्माण पर, नंबर 2 विकास पर, और नंबर 3 भी करता है कि निर्माण के अंदर यूज क्या कर रहे हैं। और जमीन के स्वामित्व का उससे कोई संबंध नहीं। अगर उनके रजिस्ट्री करा रखी है वो विभाग अलग है, राजस्व विभाग में रजिस्ट्री होती, ऑनरशिप में कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन निर्माण उनका अवैध है या उपयोग कर रहे हैं तो वो अवैध है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन कि रजिस्ट्री अलग चीज है, यूज अलग चीज है। तो यानी जो उसकी जो यानी स्वामित्व है, जो उसका ओनरशिप है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। बिल्कुल। अगर समिति से जो आज भी अवैध कॉलोनी आया, जो खेती की जमीन में लोगों ने बना रखी, चाहे वो सोसाइटी के माध्यम से हो, इंडिविजुअल हो, या किसान ने अपनी जमीन में प्लॉटिंग कर ली है, तो जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उनके स्वामित्व में कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसका यूज वो वही कर सकते हैं जो बेचने से पहले था, प्रयोग नहीं बदल सकते। खेती की जमीन के प्लॉट कर लिया तो उसमें सब्जी बोई है, इतने में कोई दिक्कत नहीं, मकान नहीं बना सकते। वेरी गुड सर। भाई तिवारी जी, मुझे तो मेरा अगर करीब में मैं होता या रश्मि करीब में होती तो मैं कहता भाई तिवारी जी को कम से कम 1 गिलास पानी या 1 कप चाय जरूर भिजवाओ। आप इतना बोल तो रश्मि जी, आप अब बताइए, आप किसको बुलाएंगी? ये तो अधिकार आप ही का है, जिसको बुलाना चाहें। मैं तो चाहूंगी कि थोड़ा थोड़ा दोनों से सुन लिया जाए। अनूप जी बहुत प्यारा एक गाना लेकर बैठे हुए हैं, तो अनूप जी दिए जलते हैं वो वाला गाना कुछ हो जाए बढ़िया। रश्मि और जी, कविता जी आप भी, हाँ महफिल का टाइम हो चला है। कविता जी आप भी एक गाना रेडी रखिए, इतनी सारी जानकारियां हमें मिल चुकी हैं। रश्मि, अभी मैंने कहा था ना कि किसको बुलाएंगी किसको नहीं बुलाएंगी, ये आपका हक है। तो इस पे मुझे एक शेर याद है। नहीं, मैंने कहा यही था। क्या आपने सुना नहीं? तो मेरी गलती थोड़ी है। तो इस पे एक मुझे शेर याद आ गया, अगर आप इजाजत दें और अनूप जी और तिवारी जी इजाजत दें तो मैं कहूँ। कविता जी इजाजत है कि रश्मि जी के लिए है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत खूब। तो मैं जय भाई, आपको मजा आ रहा है कि नहीं? आपको? अरे सर, मजा आ रहा है। मैं ऐसे गाता हूँ कि महफिल में मेरे गाने का शुरू करने के 2 मिनट बाद कोई बचता नहीं, सब उठ के चले जाते किसको बड़ा लेकिन आप किसी गजल या किसी गाने की 2 लाइन जरूर सुनाइए इससे पहले कि हम कविता जी को बुलाएं। किसी गजल या किसी भी गाने की अपना पसंदीदा जो 2 लाइन इरशाद। देखिए, ये गाना मैंने अपनी पत्नी को किसी एनिवर्सरी में गाया था जी, तो पत्नी के अलावा सारे लोग उठ गए थे, इसलिए मैं फिर जी। लेकिन साहब, पत्नी को सलाम है, भाभी को मेरा सलाम है कि वो कितनी मोहब्बत करती हैं आपसे कि वो बैठी नहीं, सुनती नहीं। सुनाते हैं, चलिए जी इरशाद। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगता बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। वाह 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 वाह, बहुत खूब। और देखिए सर, गाना तो उसी वक्त अच्छा है जिसके लिए गाया जाए उसके दिल में उतर जाए। तो अगर आप हमारी भाभी के दिल में उतर गया तो जबरदस्त आपने गाया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रश्मि, आप एक चीज भूल रही हैं
क्या भूल नहीं है आप देखें, बताइए। मैं ये भूल रही हूँ कि लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप 28 सितंबर को डांडिया प्रोग्राम से जो ये त्योहारों का पूरा सीजन शुरू कैसे हो रहा होती है, फिर डांडिया, होती कैसे डांडिया? ऐसे करके बताओ कैसे होती है। 2 अरे स्टिक्स भी हाथ से चाहिए। करो, हाथ से करो। हाँ, डांडिया ऐसे डांडिया करिए। लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड ग्रुप 28 सितंबर को लेकर आ रहा है। होटल सेवॉय जो फन रिपब्लिक मॉल के बगल में है, दोपहर 4 बजे से शाम के 8:30 बजे तक एसी हॉल में करिए डांडिया, ताकि पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए और ढेर सारी मस्ती। बहुत सारे प्राइजेस हैं। बेस्ट ड्रेस के लिए बेस्ट फोटो विद बैनर, और इसके अलावा बेस्ट डांसर्स, बहुत सारे अभी अवार्ड्स चुने जा रहे हैं कि कितने सारे अवार्ड्स हैं, किस तरीके से हम आने वालों को दें। तो यानी अगर कोई आप खाली नहीं भी जाएगा, यानी कोई खाली नहीं जाएगा, हाथ खाली हाथ नहीं बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, हाँ। और अगर आप उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं, अपनी किसी तरह की परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। अपना पार्टनर लेकर आइए, नहीं तो पार्टनर हम लोग भी मुहैया करवा सकते हैं। पर मिलकर इस त्योहार वाले सीजन की शुरुआत करनी है, जहाँ एक के बाद एक बहुत सारे त्योहार हैं। तो आइए डांडिया हमारे साथ मनाइए। रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे या शोएब भाई को आप मैसेंजर पे मैसेज नहीं, भी कर सकते हैं, रश्मि कॉल इस भी कर सकते हैं। प्रोग्राम को, हमारे इस प्रोग्राम की डायरेक्टर हैं और इनके साथ इनको सपोर्ट कर रहे हैं हमारे राजेंद्र पवार जी, जबरदस्त डांसर हैं, जबरदस्त कोरियोग्राफर हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। तो आप इन्हीं को दीजिए और कांटेक्ट कीजिए अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जो पेमेंट करना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ रश्मि, कोई खाली हाथ जाएगा तो नहीं, मगर खाली हाथ आइए भी नहीं, डंडा अपना साथ में लेके आइए, यानी डांडिया अपनी साथ में लेके आइए। तो डांडिया स्टिक लेकर आइए, बिल्कुल। लेके आइए। जी 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 जी। तो बस मेरे ख्याल में इजाजत लें, लेकिन हम इजाजत से पहले एक दफा इनवाइट करेंगे जय कुमार जी को। तिवारी जी, इंजीनियर साहब, आप जरा अपने YouTube चैनल के बारे में बता दिए ताकि जो लोगों को और जानकारी चाहिए वो YouTube चैनल पे जाके जानकारी ले सकें। जी, आपने YouTube चैनल की जानकारी के बारे में मुझसे बोला है, तो मैं बता दूं मेरे YouTube चैनल का नाम है सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी, और आप वहां पर हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम में जो लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार बोल देता हूँ, 9412676149। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे सवालों का जवाब दूं, और अगर कुरैशी साहब इजाजत देंगे तो मैं जो सवाल नहीं पूछा गया लेकिन मुझे लगता था ये उपयोगी है, पूछा जाना चाहिए, मैं अगर जवाब इजाजत देंगे तो मैं 2 मिनट में बहुत सारे लोगों को कवर कर सकता हूँ एक जवाब। जी जी, बहुत नहीं तो आप 2 मिनट में कुछ बोलना चाहेंगे, अभी अभी हाँ देना जी, चाहेंगे? हाँ जी जी, जी, मैं प्लीज उन गो अहेड, दर्शकों गो के लिए अहेड। बोलना चाहता हूँ नहीं सर, मेरे पास तो लिस्ट है, कम से बेनिफिट दे सकता है। मेरे पास लिस्ट है 10-15 सवालों की, मगर मैंने रख लिया है। आपको एक दफा और दावत देंगे, लेकिन आज आप वो 2 मिनट में बता दीजिए जो बताना चाहते जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे एंड यूजर कंज्यूमर या जिनको छोटा मकान बनाना है, प्लॉट खरीदना है, छोटी पूंजी लगा के किसी तरह उनका पैसा फंस ना जाए, उनके लिए मेरा प्रेजेंटेशन है, ये सब उत्तर है कि वो लोग उन कॉलोनाइजर्स के, बिल्डर्स के हाथ में फंस जाते हैं। वो बिल्डर ये कहते हैं कि साहब मेरा प्लॉट हमने अभी पास नहीं कराया है, ये आप खरीद लो, मैं 15 दिन बाद जमा करा दूंगा, पास हो जाएगा, आपकी रजिस्ट्री आप करा लो मुझसे, मैं पास करा लूंगा, रेरा भी करा लूंगा, और आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नगर निगम सीमा के अंतर्गत है, आप ले लीजिए, ऐसे करके बहका के आप किस्तों में ले लीजिए, फाइनेंस में करा दूंगा, इतना करके कर देते हैं। अप्रूवल के बिना ही वो बेचने की कोशिश करते हैं और बेच लेते हैं। इससे हमारे आम आदमी जिनको जानकारी की कमी, वो फंस जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस तरह की कोई कॉलोनी जिसमें एक भी प्लॉट पहले बिक चुका है अवैध रूप से, वो कभी रेगुलराइज नहीं हो सकती है। इस झांसे में ना आए, उनका पैसा डूब सकता है। अब मैं ये बता देता हूँ कि वो रेगुलराइज क्यों नहीं हो सकती, तो आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए, कल्पना करिए कि शोएब कुरैशी जी के पास 10,000 वर्ग मीटर जमीन है, ये एक किसान है, इनकी अपनी जमीन है। अब इन्होंने बीच में 6 मीटर की, 9 मीटर चौड़ाई की सड़कें बना दी अपनी जमीन में और प्लॉटिंग कर दी। तो प्लॉटिंग में मान लीजिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन में से 8,000 वर्ग मीटर जमीन के प्लॉट्स करके काट दिए, 2,000 वर्ग मीटर सड़कों में चली। सड़क तो बेचेंगे नहीं, सड़क तो रहेगी अंदर। तो अब सवाल कुरैशी साहब आपसे है
कि आपके नाम, कल्पना करिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन थी, जिसमें से आपने 8,000 वर्ग मीटर जमीन ABCD के लोगों के नाम बेच दी। अब आपके पास कितनी जमीन बची? 2,000 बची। 2,000 बची। अब यही थोड़ा समझना, सारे लोगों को ध्यान से सुनना है। वो 2,000 वर्ग मीटर जमीन आज भी किसके नाम है? आप ही के नाम है। ओह माय गॉड। जब वो आपके नाम है तो वो सड़क कैसे मान लेगी सरकार? और सड़क नहीं मानेगी तो उस पर कॉलोनी को रेगुलाइज कभी नहीं किया जा सकता है। जो लोग झांसे में आ जाते हैं कि भाई हो जाए, आप समझ पा रहे हैं सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल मैं समझ गया, क्योंकि एक 10,000 का प्लॉट था। मैं जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत आसानी से। एक 10,000 का प्लॉट था जिसमें मैंने प्लॉटिंग करके प्लॉट काट दिए और सड़कों को जो निकाला, सड़कों को वो 2,000 मीटर की, मतलब गज की या 2,000 फीट की सड़कें निकली। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मैंने रजिस्ट्री कराई है लेने खरीदने वालों के नाम, वो टोटल रजिस्ट्री हुई है सिर्फ 8,000 की। टेक्निकली 2,000 जो बचा हुआ है सड़क, वो अभी भी मेरे नाम है और हमेशा मेरे नाम रहेगी। तो जब आपके नाम रहेगी तो सरकार उसको सड़क नहीं मान सकती। सड़क नहीं मान सकती तो कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हो सकती है, और फिर लैंड यूज का ध्यान नहीं रखा जाता। कृषि भूमि में भी कॉलोनी काट देंगे, एग्रीकल्चर लैंड यूज में कुछ भी पास नहीं हो सकता आवासीय क्रिया के लिए। और पहले अगर इसका सिंपल दिमाग में ये डालना कि अगर कोई कॉलोनी अवैध रूप से बेची जा रही है, प्लॉट बिल्कुल भी मिल रहे, उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है, तोड़ा जा सकता है, और लेने वाले ग्राहक का पैसा फंस सकता है। चाहे आप बाहरी क्षेत्रों में लें, कम रेट वाले लें, लेकिन स्वीकृत कॉलोनी के अंदर ही लें, चाहे जिला पंचायत के क्षेत्र में लें। ये मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, क्योंकि मैं अपने नौकरी के समय बहुत सारी डिमोलिशन ड्राइव में रहा हूँ। बेचारे रोते हुए लोग परेशान रहते हैं। मुझे मेरे दिल में दुख हो रहा है कि भाई ऐसे लोग जानकारी के अभाव में रहे, तो मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी को हम फिर तकलीफ देंगे, जहमत देंगे प्रोग्राम में आने की। अगर आप लोग अपने सवाल हम तक भेजें और डिमांड करें तो हम फिर उनको जहमत देंगे। और तिवारी जी का ये खिदमत का जज्बा है लखनऊ वालों के लिए, और खासकर जैसा अभी उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि जो अपना जिसे कहते हैं ना आशियाना बनाता है जिंदगी की, एक एक पैसे की कमाई जोड़ के, और मालूम 15 साल बाद 20 साल बाद जो है वो LDS आपका पीला जो है वो बुलडोजर सामने आ जाता है, तो उसका तो पूरी जिंदगी, पूरी उसकी जो है वो उसका पूरा महल जो उसने बनाया था अपने जहन में या रह रहा था, वो जमीन पे आ जाता है। आप तो बड़ी तकलीफ की बात है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि तिवारी जी ने इसीलिए बिला कोई पैसे लिए हुए, बिला कोई फाइनेंशियल गेन के ये हर आदमी को बताते हैं। तो आपको भी अगर कोई जानकारी हो, तिवारी जी ने अपना नंबर शेयर किया है। अगर आप नंबर भूल भी गए हैं तो आपको नंबर लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की जो फैमिली ग्रुप है LCW फैमिली, वहां क्वेश्चन कीजिएगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम अगर आपने डिमांड किया जी, मेरे तो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर और मेल ID मिल जाएगी। जी जी जी। और अगर हमारे पास आप लोग डिमांड करेंगे तो हम तिवारी जी को, अभी ये कहीं बाहर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, तो हम फिर इनको जहमत देंगे और फिर लेके आएंगे। तो इसी के साथ रश्मि, अब आप प्रोग्राम को कंक्लूड कीजिए। बिल्कुल शोएब भाई, आज बहुत सारी जानकारी सबको मिली होगी, क्योंकि पहले एक जमाना था ना कि जब लोग कमाते थे और उसके बाद अपनी जो रिटायरमेंट के बाद सेविंग से घर बनाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग नए-नए युवा हैं, घर जो है वो EMI पे ले लेते हैं, तो उतना तजुर्बा भी नहीं होता, उतनी जानकारी भी नहीं होती है। तो यकीनन ऐसे लोगों को आज तिवारी जी की बातों से बहुत जानकारी मिली होगी। तिवारी जी, आपका आज के इस प्रोग्राम में इतना समय देना हम सब लोग के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और अनूप जी और कविता जी, आपने बिल्कुल आज महफ़िल को कहना चाहिए ना चरितार्थ कर दिया। एक तरफ फ़िल्मी सदाबहार गाने और एक तरफ ग़ज़ल, तो दोनों के कॉम्बिनेशन ही है महफ़िल। कुछ जानकारी, कुछ गीत, कुछ ग़ज़ल, और यही अवध की अपनी परंपरा भी है, एक गंगा जमुनी तहज़ीब भी है, जो आज हमारी आज की महफ़िल में ज़रूर दिख रही थी। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, और शोएब भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आज की इस पूरी खूबसूरत महफ़िल को डिज़ाइन किया और लेकर आए। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा आज, तो थैंक यू सो मच। और महफ़िल में अगर आप भी सोचते हैं कि आपके आस-पास कोई ऐसी हस्ती है, जो किसी भी फ़ील्ड की एक्सपर्टाइज़ रखती हो, आप हमें और शोएब भाई को बता सकते हैं।
जी तो रश्मि अगली बहुत महफिल बहुत में शुक्रिया, बहुत जी आपने अच्छी अच्छी बातें की और बहुत अच्छी तरह कही। अब धीरे धीरे आप टेम्पो में आ रही हैं, अब थोड़ा सा बिल्टअप हो रहा था टेम्पो, तो बहुत ही खूबसूरत। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारे लखनऊ कनेक्शन वर्ल्ड वाइड की बड़ी एक्टिव मेंबर है तृप्ति पांडे जी। उन्होंने बहुत खूबसूरत कमेंट किया था, कहने आज जय कुमार जी की बातों को सुन के मुझे मेरे नजर में, मेरे दिल में अपने शौहर की इज्जत बहुत बढ़ गई। वो भी बीआरओ में, बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सिविल इंजीनियर हैं, कि उन्होंने कितने मजबूत मजबूत ब्रिज बनाए, कितने मजबूत उन्होंने मकान बनाए, सड़कें बनाई, और उसी के साथ साथ उन्होंने मजबूत रिश्ते भी बनाए, यानी अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। तो ये बड़ा एक नया डायमेंशन था जय कुमार जी जो हमारी तृप्ति पांडे ने किया, कि सिविल इंजीनियर सिर्फ मकान नहीं बनाता, ब्रिज मैं नहीं सैल्यूट बनाता, करता हूँ उनके हस्बैंड को। बीआरओ में बहुत कठिन नौकरी है, बहुत बहुत तो बहुत बॉर्डर पर जबरदस्त। रहना पड़ता तो है, खराब मौसम सैल्यूट में टू पहाड़ों पर एवरी रहना पड़ता है। इंजीनियर सर, एंड सैल्यूट टू पर्टिकुलरली ऑल द सिविल इंजीनियर्स, जिनकी वजह से आज रश्मि के ऊपर छत है, मेरे सर के ऊपर छत है। तो फिर एक प्रोग्राम में, फिर आपसे अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ लाने का। तो कविता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनूप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तिवारी जी मैं बहुत बहुत अमेरिका शुक्रिया। दिवस पर थैंक एक यू बार फॉर फिर योर सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जी। मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो नहीं आप नहीं मेरे दर्शक मुझे माफ कर नहीं, देंगे। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। और तिवारी जी हम कह रहे हैं आप इतना अच्छा गाते हैं, तो थोड़ी डांडिया लेके भी 28 को आइए, देखा जाए आप ही के साथ। तो इसी के साथ आप हम मजाक, इजाजत चाहेंगे। कुरैशी साहब आप मजाक अच्छा कर लेते अरे नहीं भाई, हैं। अरे अरे तिवारी जी आप तो बहुत माशाल्लाह से जवान हैं, देखने में भी, उम्र में भी, बातों में भी। आप वहां देखेंगे कि 80 साल के लोग भी डांडिया खेल रहे होंगे। तो इसी के साथ हम इजाजत चाहते हैं। सी यू।